सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दर्शक भाइयों एवं सभी दर्शक जितने भी हैं हमारे सभी को बहुत बहुत स्नेह। और मेरे जो विद्यार्थी बच्चे हैं जो कि आने वाली आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, क्लास 10th CBSE बोर्ड परीक्षा में, उनको मैं शुभकामना देता हूं। वो अच्छी तैयारी करें। और मैं आपके लिए बच्चों आज मैं ज्योग्राफी का क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज का मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए इस लाइव सेशन यूट्यूब लाइव सेशन में मैं लेकर आया हूं। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग जान ही रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, @राजीव रंजन झा 9753। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने साथियों में, जिससे दूसरे को भी लाभ हो। और मैं इसी अपेक्षा से आपको एक आग्रह करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख पाएँ। चलिए मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूं और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ सुनकर बच्चे आप इसे समझ लेंगे और मैं आपको इस सारे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का जो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, इसको कंप्लीट मैं टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बच्चों। चलिए मैं पहला बताता हूं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? तो ये है द सीक्वेंस ऑफ कंडीशंस थ्रू विच वाटर पासेज फ्रॉम वेपर इन द एटमॉस्फेयर through precipitation upon land or water surface and ultimately back into the atmosphere as a result of evaporation and transpiration, which is known as हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसको हिंदी में आप समझ लीजिए, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वह एक सीक्वेंस है, एक क्रमानुसार जो है प्रोसेस है, तरीका है, जिसमें वाटर पासेज फ्रॉम वेपर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब पानी जो है गैस के रूप में, जल वाष्प के रूप में हमारे वातावरण में आता है, और फिर जो है यह वर्षा के रूप में जो है ज़मीन पर आता है, और फिर जो है वह वाटर सरफेस जो है इससे हमारे प्रभावित होते हैं, और फिर सूर्य की प्रकाश से वो जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर फिर से जो है वह इवेपोरेशन का रूप ले लेता है, और वाष्पीकरण की क्रिया से यह वाष्प बन जाता है, और फिर से जो है यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी साइकिल को, इसी चक्र को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का नाम देते हैं। दूसरा वर्ड है स्कार्सिटी, मतलब इसका हुआ द स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स और इन शॉर्ट सप्लाई शॉर्टेज, मतलब जब किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है, उसकी सप्लाई में कमी होती है, तो हम उस टर्म को स्कार्सिटी का नाम देते हैं। तीसरा है कंजर्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल एरियाज and interesting and important buildings especially from the damaging effect of human activities। तो इसका मतलब यह हुआ, कंजर्वेशन मीन्स आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, जिसे हम संरक्षण कहते हैं, मतलब पौधे, हमारे जानवर जो हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का जो हम बचाव करते हैं, है ना, ये सभी चीज़ें जो है वह कंजर्वेशन में कहलाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू दैट कैन नॉट बी रीडली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स ऑन ए लेवल इक्वल टू इट्स कंजम्पशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हुआ वैसे सोर्सेज, वैसे संसाधन जिसको पुनः फिर से हम रिन्यू नहीं कर सकते, पुनः उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते दूसरे चीज़ों में, तो ऐसे को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। और एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम बार बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं और पुनः फिर से उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसके बाद आपका वाटर है ना, तो ये सब चीज़ें रिन्यूएबल में आता है। इसके बाद ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर आप लोग समझते होंगे, वाटर हेल्ड अंडरग्राउंड इन द सॉइल, जमीन के अंदर जो हमारी पानी है, हमारा जो वाटर है, वाटर लेवल है, उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर का नाम देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द कन्वर्सन ऑफ फ्री फॉलिंग वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब ऊपर से तेज़ गति से हम पानी को नीचे गिराते हैं मशीन पर, तो वह जो है उससे एक बिजली उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। इसके बाद है रिवर बेसिन, द एरिया ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ब्रांचेज, तो उसको हम लोग जो है रिवर बेसिन कहते हैं। डैम्स को हिंदी में हम लोग बांध कहते हैं, एंड इसको हम एक बैरियर भी कह सकते हैं, जो कि पानी को रोक कर रखता है, और इसमें जो है पानी लेवल जो अगर बढ़ जाता है तो फिर हम इसको जो है उसको रिलीज भी करते हैं वहाँ से।
और इससे जो है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें मदद मिलती है। इसके बाद रिजर्वियर्स है, ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लैक को रिजर्वियर्स का नाम देते हैं, है ना। इसके बाद डिकम्पोजिशन है, द स्टेट और प्रोसेस ऑफ रोटिंग और डिके, इसको डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। फ्लड प्लेन्स है, एन एरिया ऑफ लो लाइंग ग्राउंड एडजेसेंट टू ए रिवर फॉर्म्ड मेनली ऑफ रिवर सेडिमेंट्स एंड सब्जेक्ट द फ्लडिंग, तो ये हमारा फ्लड प्लेन्स कहलाता है। इसके अलावा है इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स टू हेल्प ग्रोथ, है ना। जब इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है, जब हम पानी को जो है ज़मीन में देते हैं पौधे उगाने के लिए, पौधे के विकास में, तो वो हमारा इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो है, जो हमारा वर्षा का पानी है उसको बचाने की प्रक्रिया है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसे नॉर्मली वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोरेड इन रेन वाटर टैंक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद सॉइल इरोजन आता है। सॉइल इरोजन का मतलब है कि मिट्टी का जो है कटाव रोकना, मतलब इन एग्रीकल्चर soil erosion refers to the wearing of fields topsoil by natural physical forces of water and wind। ये दो कॉजेज होते हैं, वाटर और विंड जो है वह सॉइल इरोजन का कॉजेज है। इसके बाद है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक थ्रू विच रेन वाटर इज कैप्चर्ड फ्रॉम द रूफ कैचमेंट एंड स्टोरेड इन रिजर्वियर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये चैप्टर को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ बच्चों, आप इसे बार बार सुनेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे तो मुख्य बातें जो है इस पाठ का आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरे तक इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। और मैं इसके अगले वीडियो में इसी चैप्टर का, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का मैं लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें, मैं आपको मदद करता रहूँगा। इसी तरह से सभी बच्चों को, सभी अभिभावक महोदय को नमस्कार, शुभ प्यार, शुभ रात्रि।